साल 1995 में चाइना फुजियान एरिया में, जो कि ताइवान से 130 किलोमीटर दूर है, वहां अपने टैंक्स और मिसाइल लॉन्चर भेजती है और एक के बाद एक मिसाइल टेस्ट शुरू किया जाता है। हाईली एडवांस वॉर इक्विपमेंट्स टेस्ट किए जाते हैं। इधर ताइवान में पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है, जो कि चाइना की आइडियोलॉजी के खिलाफ हुआ था। तो क्या चाइना इसीलिए ताइवान को अपनी ताकत दिखा रहा था? शायद ऐसा हो सकता है, पर रुकिए। Diplomatic trouble may be brewing again between China and the United States. यूएस मिलिट्री अपने सबसे एडवांस वॉरशिप्स, एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर और दुनिया की सबसे ज्यादा एडवांस वेपन सिस्टम ताइवान के इस एरिया में भेजती है। मैसेज सिर्फ एक, चाइना सुधर जाओ, हम तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं। गो बैक इन दिस एरिया, ताइवान इज नॉट अलोन। बट वेट, यूएस ताइवान को प्रोटेक्ट क्यों कर रहा था? और अगर डेटा देखें तो चाइना आज भी लगातार ताइवान के एयर बॉर्डर में अपने वॉर एयरक्राफ्ट बिना परमिशन के लगभग महीने में हजारों बार भेजती है। दोस्तों, ऐसा क्या राज है इस छोटे से देश में कि दो सुपर पावर्स इसे कंट्रोल करने के लिए जंग तक करने के लिए तैयार हैं? अगर ऐसा हुआ तो इसके आगे वर्ल्ड वॉर 2 भी फीकी पड़ जाएगी, जिसमें करोड़ों लोग मारे गए थे। तो आइए समझते हैं ताइवान में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से दो सुपर पावर्स जंग करने के लिए भी तैयार हैं। I just want to make China understand that we are not going to step back. China's aggression against Taiwan is accelerating, and it's blaming the U.S. Beijing has been getting increasingly tough on Taiwan. So are you saying that the United States would come to Taiwan's defense? ताइवान की हिस्ट्री ऑस्ट्रो एशियन स्पीकिंग लोगों से शुरू होती है, जो 10,000 बीसी में इस आइलैंड पर बस गए थे, जिन इंडिजीनियस ग्रुप्स में पवाइन, एमिस, अटाइल और कुछ दूसरी ट्राइब्स शामिल थी, जिन्होंने मिलकर अलग अलग कल्चर्स और सोसाइटी डेवलप करी। पर इस टाइम तक ताइवान एशियन मेनलैंड से बिल्कुल कनेक्ट नहीं था, जिस वजह से यहाँ कुछ चाइनीज मर्चेंट्स, फिशरमैन और समुद्री डाकू भी आते थे। साल 1500 में आमतौर पर यह माना जाता था कि ताइवान से गुजरने वाले यूरोपियन सेलर इसे एला फॉर्मोसा और सुंदर आइलैंड के नाम से जानते थे। पर साल 1624 में डच इंडिया ईस्ट कंपनी ने साउथ वेस्टर्न ताइवान में अपना नेवल पोर्ट बना लिया, क्योंकि उस दौरान ताइवान में चाइनीज मजदूर चीनी और चावल की खेती करने लगे थे। फिर 1626 में स्पेनिश एडवेंचरर्स ने प्रॉफिट को देखते हुए ताइवान के नॉर्दर्न एरिया में अपना बेस बना लिया, पर 1642 में डच ने उन्हें भगा दिया। डच इंडिया ईस्ट कंपनी चावल और चीनी से अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही थी। उस समय चाइना के मेनलैंड पर मिंग डायनेस्टी के राजा चोंगजेन एम्पीरियर का राज था। पर ज़ेंग चेंगोंग, जिन्हें कोसिंगा के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने मिंग डायनेस्टी के ही कुछ वफादारों के साथ मिलकर तख्ता पलट कर दिया और चाइना और ताइवान को अपने कब्जे में कर लिया, जिसे टुगानिंग एम्पायर कहा गया। जिसके बाद 1683 में किंग डायनेस्टी ने टुगानिंग फोर्सेस को हराकर ताइवान को फुजियान प्रोविंस का हिस्सा बना दिया। फिर 1895 में फर्स्ट सिनो जापानीज वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ शिमोनोसेकी के अकॉर्डिंग ताइवान जापान को दे दिया गया। पर यह ताइवान के लिए अच्छा साबित हुआ। जापानीज कॉलोनियल रूल के टाइम पर ताइवान में तेजी से मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट हुई। पर 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की हार हुई और ताइवान को चांग काई शेक की नेशनलिस्ट सरकार रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ROC को सौंप दिया गया। पर दोस्तों, उस टाइम पर चाइना में पॉलिटिकल टेंशन बढ़ती ही जा रही थी, जिसने सिविल वॉर का रूप ले लिया। अपोजिशन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी CCP के लीडर माओ जेडोंग ने 1949 में रिपब्लिक ऑफ चाइना को हरा दिया और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जन्म हुआ। हार के बाद नेशनलिस्ट चांग काई शेक ताइवान पहुंचे और तब से उनके बेटे चांग चिंग कुओ के अकॉर्डिंग ताइवान में अथॉरिटेरियन रूल आज तक किया जा रहा है। पर 1945 में शुरू होने वाली ये सिविल वॉर आज इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स का अहम हिस्सा बन चुका है, क्योंकि 20वीं सदी में ताइवान में रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी तेजी से हुआ कि ताइवान खुद इसे ताइवान मिरेकल कहता है। तो इस दौरान ताइवान में ऐसा क्या हुआ कि एक छोटे से आइलैंड ने पूरी दुनिया बदल डाली? House of Representatives Nancy Pelosi is in Taiwan tonight. China is already responding. Lead the world in future industries, protect our national security. We're in the middle of one of the most fundamental changes in the character of war in the history of mankind. दोस्तों, साल 1950 में अमेरिका में हर तरफ कंप्यूटर्स की हाइक थी। लंबी लंबी तारों वाले ये बड़े कंप्यूटर्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते थे, मगर ये बहुत ज्यादा स्लो थे। साथ ही इनका साइज इतना बड़ा था कि एक कंप्यूटर को रखने के लिए पूरा एक कमरा चाहिए था। पर 1959 में अमेरिकन इंजीनियर जैक केल्वी और रॉबर्ट नॉइस ने इन वायर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1941 में दुनिया का पहला ट्रांजिस्टर इन्वेंट कर दिया, जिससे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कंट्रोल किया जा सकता था। इन ट्रांजिस्टर्स को देखते हुए उन्होंने सिलिकॉन के मटेरियल से एक चिप बनाई, जिस पर ऐसे छोटे स्विचेस बने हुए थे, जिससे वो बगैर किसी वायर के इलेक्ट्रिक फ्लो को कंट्रोल कर सकती थी, जिन्हें बाद में सेमीकंडक्टर भी कहा गया। इसके बाद मानो दुनिया बदल गई। Transistor,
Man has gone far toward matching some of the capacity of the human brain. अब इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने के लिए तारों की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। ट्रिलियंस ऑफ सिग्नल सेकंड से भी कम समय पर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच सकते थे। इसी एक आविष्कार की वजह से हमारी दुनिया की ट्रांसफॉर्मिकल टेक्नोलॉजी की रेस शुरू हुई। ये टीवी रिमोट्स, कैलकुलेटर, छोटे साइज के कंप्यूटर्स, घड़ी और जो कुछ आप अपने सामने बड़ी छोटी चीज देखते हैं वो सभी इसी सेमीकंडक्टर चिप के बाद बनना शुरू हुई। पर दोस्तों सवाल आता है कि एक छोटे माइक्रोचिप से ये कैसे पॉसिबल हो पाता है। दोस्तों ट्रांजिस्टर का काम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को ऑन और ऑफ करने के लिए होता है, जिसमें दो सिग्नल्स हो सकते हैं, 1 और 0। एक ट्रांजिस्टर हर बार 1 और 0 की फॉर्म में इलेक्ट्रिक सिग्नल फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन जब ऐसे हजारों छोटे माइक्रो स्विचेस एक सही ऑर्डर में सिग्नल भेजते हैं तो एक छोटे दिमाग की तरह काम करते हैं। दोस्तों असल में मशीन 0 और 1 की फॉर्म में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करती है और इसे मशीन लैंग्वेज में बाइट्स कहा जाता है। हर बार मिले नंबर को मैथमेटिकली कैलकुलेट करके आपको डेटा शो होता है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, पर अगर आप इस पर एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। खैर हर स्विच के थोड़ी दूरी पर एक एडर लगा होता है जो इन नंबर्स को मैथमेटिकली कैलकुलेट करता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको रिजल्ट दिखा देता है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं होता। चाहे वीडियो गेम हो, टीवी हो, स्पेस एजेंसी नासा के रॉकेट्स हो या फिर वॉर टेक्नोलॉजी हो, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज में इन चिप्स का इस्तेमाल होने लगा है। 1960s में अमेरिका पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चिप बनाने वाला देश बन चुका था। टाइम के साथ ये माइक्रो चिप भी और ज्यादा माइक्रो होती जा रही थी। बड़े बड़े पैसे वाले लोग इन माइक्रो चिप कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि जितनी छोटी चिप होगी डिवाइस भी उतनी ही छोटी होगी। साल 1900 तक टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी थी कि सिर्फ एक चिप पर 3 अरब तक स्विचेस लगाए जा रहे थे, जिससे इलेक्ट्रिक डिवाइस बहुत ज्यादा डेवलप और छोटी होती जा रही थी। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स इन्हीं चिप्स के बदौलत दुनिया बदल रहे थे। अब क्योंकि माइक्रो चिप्स बहुत ही स्पेशल फैक्ट्री में बनती थी जिन्हें फैब्स कहा जाता था। असल में ये चिप बनाना इतना आसान काम नहीं होता। इसके लिए बहुत ही स्पेशल एनवायरनमेंट चाहिए होता है, क्योंकि मिट्टी का एक कण भी चिप को खराब कर सकता है। इसलिए इन्हें डर्ट और एनवायरनमेंट प्रूफ फैक्ट्री में बनाया जाता था, जिससे अमेरिकन कंपनीज के अरबों रुपए सिर्फ इस एनवायरनमेंट को बनाने के लिए ही खर्च हो जाते थे। पर कुछ देशों के लिए यह अपॉर्चुनिटी साबित हुआ। इस अपॉर्चुनिटी पर जापान की नजर गई और जापानीज कंपनी ने सस्ती कीमत पर हाई क्वालिटी माइक्रोचिप बनाकर अमेरिका की ही मार्केट में सप्लाई करना शुरू किया, जिससे अमेरिका ने लॉस को देखते हुए 1987 में जापानीज कंपनी पर 100% टैक्स लगा दिया और जापानीज कंपनी मात्र 6 महीने में ही बैंकरप्ट हो गई। दोस्तों इसी दौरान एक और एशियन कंट्री ताइवान ये सब कुछ बड़े ध्यान से देख रहा था। ताइवान ये समझ चुका था कि अगर माइक्रोचिप मार्केट पर राज करना है तो उसे अमेरिकन कंपनी से कंपटीशन की वजह उन्हें सपोर्ट करना होगा, और ताइवान की ये चालाकी उसके इतिहास को बदलने वाली थी। ताइवान के इंजीनियर्स पहले से ही इन अमेरिकन कंपनी में काम कर रहे थे, जो ताइवान के लिए एडवांटेज था। और ताइवान के दूसरी तरफ था चाइना। चाइना में भी उस टाइम पर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, साथ ही वो कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरह ताइवान को चाइना में शामिल कर ले। तो ताइवान अगर यूएस को कम पैसे में माइक्रोचिप बनाकर देता है तो अमेरिका उसे चाइना से प्रोटेक्शन देगा। ताइवान ने अपने इंजीनियर्स को अच्छी सैलरी और टिकट तक का पैसा देकर वापस बुला लिया। साथ ही उन्हें 100% टैक्स की छूट दी ताकि वो ताइवान में अपनी कंपनी सेटअप करे। उसके बाद अमेरिका में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, इंटेल जैसे कंपनी में काम कर रहे डॉक्टर मॉरिस चैंग चिप की कॉस्ट को कम करने में लगे हुए थे। उन्होंने एक प्लान बनाया कि चिप का डिजाइन, सॉफ्टवेयर और मार्केटिंग यूएस में की जाएगी, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग ताइवान में की जाएगी। इस तरह से इन चिप की कॉस्ट 50% तक कम हो गई। 1987 में ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी TSMC को ओपन किया गया, जिसका सिर्फ काम अमेरिकन कंपनीज के ऑर्डर पर माइक्रोचिप मैन्युफैक्चर करना था। मात्र 14 सालों में ये कंपनी पूरी दुनिया की 92% माइक्रोचिप अब ताइवान में मैन्युफैक्चर करने लगी। पर यहाँ चाइना की एंट्री होने वाली थी। साल 2000 तक चाइना अपनी मैन्युफैक्चरिंग बूम की पीक तक पहुंच रहा था। अब उसे टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए इन चिप्स की जरूरत थी। चाइना ने ताइवान से माइक्रोचिप्स खरीदना शुरू कर दी। दोस्तों साल 2000 तक पूरी दुनिया की 40% मैन्युफैक्चरिंग चिप चाइना खरीद रहा था। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2010 में एक चिप में 1 अरब ट्रांजिस्टर लग सकते थे, जो कि एक उंगली के नाखून के जितने छोटे हो चुके थे। जिसमें ट्रांजिस्टर सोचिए कितने छोटे हो सकते हैं। एक इंसानी बाल 90,000 नैनोमीटर का होता है, एक रेड ब्लड सेल 7,000 नैनोमीटर का होता है, यहाँ तक कि एक वायरस भी 14 नैनोमीटर का होता है और एक स्ट्रैंड DNA 2.5 नैनोमीटर का होता है। लेकिन एक ट्रांजिस्टर अब 2 नैनोमीटर जितना ही रह गया है और आज भी इसे और छोटा करने की कोशिश की जा रही है, जिससे दुनिया और छोटी एडवांस चिप जनरेट कर पाए, जिसके लिए हाईटेक लेजर प्रिंटिंग मशीन, केमिकल, वेफर्स और दूसरी एडवांस इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है।
जिसे जापानीज कंपनी पूरा करती है। अब अगर देखा जाए तो अमेरिका चिप का डिजाइन और सॉफ्टवेयर बना रहा था, जापान जरूरी मटेरियल और इक्विपमेंट प्रोवाइड करता था, ताइवान इन्हें मैन्युफैक्चर कर रहा था और चाइना मैन्युफैक्चरिंग की गई 40% चिप ताइवान से खरीद रहा था। इसी चेन को तोड़ने के लिए चाइना ने अमेरिकन कंपनी से माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी खरीदनी शुरू कर दी, जिससे वो हाईटेक मिसाइल, जेट्स, ड्रोन, रेडार और गन मैन्युफैक्चर कर पाए। क्योंकि अमेरिका को एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री के बगैर टक्कर देना इम्पॉसिबल था, तो चाइना ने अमेरिका की ही टेक्नोलॉजी को और बेहतर करके अमेरिका के ही खिलाफ हथियार डेवलप किए। साल 2021 में वॉशिंगटन पोस्ट ने क्लेम किया कि चाइना अमेरिकन माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सुपर एडवांस न्यूक्लियर लैब बना रहा है। फिर 20 अक्टूबर 2021 को चाइना ने अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। Huge step forward in China's military. China conducted 2 tests of a hypersonic missile system, technology that would allow it to fire a nuclear warhead faster than anyone else. The U.S. does not currently have the ability to even track this weapon, much less defeat it. चाइना ने एक ऐसा मिसाइल बना दिया जो साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा तेज चल सकता था, और डराने वाली बात यह थी कि यह न्यूक्लियर बॉम्ब भी कैरी कर सकता था और अमेरिका का कोई भी रेडार फिलहाल उसे डिटेक्ट नहीं कर सकता। अमेरिकन गवर्नमेंट को कोई भी आइडिया नहीं था कि चाइना उनकी टेक्नोलॉजी से इतने आगे निकल जाएगा, और हैरानी वाली बात यह है कि ये वो टेक्नोलॉजी थी जिस पर अमेरिका पिछले 10 सालों से काम कर रहा था। दोस्तों, सभी अमेरिकन के होश उड़े हुए थे, इसलिए साल 2022 में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना पर स्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगा दिए। We'll bring these jobs back to our shores and end our dependence on foreign chips. आज कोई भी अमेरिकन कंपनी चाइना को किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, कोई भी देश जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी माइक्रोचिप का इस्तेमाल करके जो कुछ भी बनाती है उस पर आज पाबंदी है। इस लॉ के बाद अमेरिकन कंपनी नेविडिया को सिर्फ 4 महीने में $400 मिलियन का नुकसान हुआ। लेकिन अपनी इज्जत को बचाने के लिए अमेरिका के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि माइक्रोचिप कोई आम चीज नहीं है, बल्कि आज ये दुनिया को बदलने का एक ऐसा इन्वेंशन है जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। क्योंकि एक टाइम पर जितनी फ्यूल को इम्पोर्टेंस दी जाती थी, जिससे आज यूएनए डेवलप हो पाया। इलेक्ट्रिक व्हीकल आने के बाद आज सब कुछ इलेक्ट्रिक ही होता जा रहा है। स्पेस से लेकर आम घड़ी तक हर जगह इन चिप्स के बगैर बनाना इन्हें इम्पॉसिबल है। इसलिए आज जिस देश के पास माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी है वो आने वाले टाइम पर दुनिया पर राज करेगा। अब अमेरिका के इस लॉ के बाद देखना यह है कि अब चाइना अगला क्या स्टेप लेगा, और अगर वॉर शुरू हुई तो ये तीसरा दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।